हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम संविधान के तहत संविधान में रिट के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें जो रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है वह किस न्यायालय को दिया गया है रिट जारी करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है या कोई आदेश जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत जो राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय यानी रिट जारी करता है वह केवल और केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वह मूल अधिकारों को लागू कराने के साथ ही साथ अन्य उद्देश्यों के लिए या अन्य अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो इन्हीं रिटों को आज हम समझेंगे। एक एक करके 5 रिटें होती हैं, जिसमें पहली रिट हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की रिट को हम समझेंगे। हैबियस कॉर्पस। और दूसरी रिट वह है परमादेश यानी मैंडेमस की रिट है। तीसरी रिट वह अधिकार परीक्षा यानी कोवारंटो की रिट है। और चौथी रिट वह है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन की रिट है। और पांचवी रिट है वह उत्प्रेषण की रिट है। तो इसमें हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में हम समझते हैं। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, यह यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस यानी टर्म है या शब्द है, यह एक मतलब कि लैटिन पद है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जो निरुद्ध व्यक्ति है यानी डिटेन किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यानी न्यायालय के समय न्यायालय के समक्ष किसी बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत न्यायालय उस व्यक्ति को या प्राधिकारी को यह आदेश देता है कि वह अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए या बंदी बनाए गए या डिटेन किए गए व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर न्यायालय में पेश करे, यानी पेश करने का आदेश न्यायालय इसमें देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रिट को जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हैबियस कॉर्पस की रिट को जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य वह यह है कि अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना, अर्थात निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता और अवैधता की जांच करना ही इस रिट का मुख्य उद्देश्य है। यानी एक तो उद्देश्य है जो अवैध रूप से डिटेन किया गया कोई व्यक्ति है उसको तुरंत उसको उपचार प्रदान करना, यानी तुरंत उसे राहत देना या रेमेडी देना। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया यानी डिटेन किया गया है वह क्या वैध रूप से डिटेन किया गया या अवैध रूप से डिटेन किया गया है, इसकी जांच भी इस रिट के तहत न्यायालय करते हैं। तो यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, इससे हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है यानी हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, इससे जो प्रश्न बनते हैं वह बनता है कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सबसे प्राचीन रिट कौन सी या सबसे पुरानी रिट कौन सी है। तो सबसे प्राचीन रिट वह हैबियस कॉर्पस की ही रिट है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। क्योंकि
इंग्लैंड में जो है सम्राट ने न्यायालयों को यानी साम्य न्यायालयों को जो रिट जारी करने की सर्वप्रथम प्राधिकार दिया था, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को ही जारी करने का जो है प्राधिकार दिया था। इसलिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन रिट है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है व्यक्तिगत रिट भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि किस रिट को जो है व्यक्तिगत रिट भी कहा जाता है। तो इस हैबियस कॉर्पस रिट को यानी पर्सनल रिट या व्यक्तिगत रिट भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति से संबंधित है। इस रिट के तहत क्योंकि किसी व्यक्ति को जो है मुक्त करने की या उसे जो डिटेन किया गया उसको जो है रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अगला जो प्रश्न इससे बनता है कि जो है एक सिद्धांत होता है जिसका नाम है रूल निसी। रूल निसी का सिद्धांत जो है किस रिट से संबंधित है? तो जो रूल निसी का सिद्धांत है यह हैबियस कॉर्पस की रिट से संबंधित है। रूल निसी का जो है मतलब यह होता है रूल निसी का मतलब होता है शो कॉज नोटिस, यानी कारण बताओ नोटिस। न्यायालय जो है उस प्राधिकारी को जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करता है और उससे पूछता है कि मतलब कि जो डिटेन किया गया है व्यक्ति उसको जो है डिटेन करने का जो है कारण बताइए, यानी कारण बताइए कि किस आधार पर जो है किसी व्यक्ति को जो है डिटेन किया है, मतलब डिटेन किया है उसने। तो जो है हैबियस कॉर्पस की रिट के तहत ही जो है शो कॉज नोटिस जो है न्यायालय जारी करता है डिटेन करने वाले प्राधिकारी को। अब अगला जो है अगला देखते हैं कि इस रिट में जो है जो महत्वपूर्ण है कि जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जो है जारी करने के लिए जो है कौन आवेदन दे सकता है? तो जो है एक तो वह व्यक्ति आवेदन दे सकता है जिसको जो है डिटेन किया गया है, यानी जिसको जो है निरुद्ध करके रखा गया है या डिटेन करके रखा गया है। दूसरा जो है उस व्यक्ति से जो है हितबद्ध कोई व्यक्ति, यानी उसके घर वाले, उसके जो है फ्रेंड्स लोग भी जो है याचिका दायर कर सकते हैं उसकी रिहाई के लिए। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए जो है याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल अजनबी है, उस व्यक्ति को नहीं जानता है, वह जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए जो है याचिका न्यायालय में जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत नहीं कर सकता। तो अजनबी व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ पे जो है पब्लिक जो है महत्व का जो है कोई मतलब कि जिसमें सार्वजनिक व्यक्ति जो है इन्वॉल्व होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो है कोई भी समाज का व्यक्ति जो है रिट जारी करने के लिए जो है याचिका दायर कर सकता है। लेकिन पर्सनली किसी एक व्यक्ति के लिए जो है कोई अजनबी व्यक्ति जो है अजनबी व्यक्ति एक व्यक्ति की रिहाई के लिए जो है न्यायालय में रिट जारी नहीं कर सकता है। तो आगे हम देखेंगे हैबियस कॉर्पस की रिट में जो है एक मामला आता है जो है कानू सान्याल वर्सेस जो है जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का मामला आता है 1974 सुप्रीम कोर्ट का मामला। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बंदी को जो है बंदी को न्यायालय में जो है सशरीर जो है पेश करना आवश्यक नहीं है यदि बंदी को कानून के तहत निरुद्ध किया गया है। हैबियस कॉर्पस की रिट में जो है क्या होता है कि जो बंदी है उसको जो है न्यायालय में सशरीर पेश करने का आदेश न्यायालय देता है कि बंदी को न्यायालय में सशरीर पेश किया जाए। लेकिन जो है कानून सान्याल के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करना आवश्यक नहीं है यदि बंदी को कानून के तहत निरुद्ध किया गया है और जो है बंदी को यदि न्यायालय में लाया जाता है तो उससे जो है
लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक पीस के लिए जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसको जो है न्यायालय में पेश करना आवश्यक नहीं है। यह जो है निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय ने कानून सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के मामले में जो है यह निर्णय दिया। अगला हम देख सकते हैं कि जो है कौन से ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर जो है या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन पर को न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है, या किन आधारों पर जो है न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि पहला जो है आधार हम देख सकते हैं कि यदि जो है निरोध यानी जो गिरफ्तारी की गई है या जो डिटेंशन किया गया है किसी व्यक्ति का, वह मतलब कि किसी प्रक्रिया का उल्लंघन करके किया गया है, यानी कानून में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए जो है अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है कोई व्यक्ति या डिटेन किया गया है, तो वह न्यायालय में यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए जो है याचिका दायर कर सकता है। तो पहला आधार क्या हो सकता है कि किसी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करके यदि कोई व्यक्ति डिटेन किया गया है तो वह याचिका दायर कर सकता है। दूसरा जो है आधार हम ये उन्हें दिखा सकते हैं कि गिरफ्तारी जो है की गई है, यानी जो निरोध किया गया है, यानी जो डिटेन किया गया है किसी कानून का उल्लंघन करके, मतलब कि या कानून का उल्लंघन करके जो है किया गया है, यानी जो गिरफ्तारी की गई है वो किसी विधि का उल्लंघन करके जो है की गई है। यह आधार भी दिखा सकते हैं हम। तो इसमें भी जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने का जो है हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए जो है याचिका जो है दायर कर सकते हैं। तीसरा जो है आधार हम दिखा सकते हैं कि किसी प्राइवेट व्यक्ति ने जो है अवैध रूप से बंदी बनाया है। जो हैबियस कॉर्पस की रिट होती है ये सरकारी जो है व्यक्तियों यानी प्राधिकारियों या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के जो है विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है। अवैध और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है। तो यह प्रश्न भी हैबियस कॉर्पस से पूछा जाता है कि यह रिट जो है किन प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी किन व्यक्तियों के विरुद्ध। तो जो सरकारी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जा सकती है, और जो प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है बंदी बनाया या निरोध किया उसके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कि कोई पिता है वह अपनी बेटी को जो है अवैध रूप से जो है डिटेन करके रखा है, और तो जो है उस लड़की का जो है पति जो है यानी हस्बैंड जो है अपने ससुर के खिलाफ जो है रिट जारी हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक जो है कंडीशन यानी शर्त यह है कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा है अवैध रूप से, तो उसके लिए जो है जो हैबियस कॉर्पस की रिट की याचिका जो दायर करेंगे तो वह पहले जो है हाई कोर्ट में करेंगे, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। डायरेक्ट जो है प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई जो है सरकारी व्यक्ति यानी राज्य या राज्य का कोई जो है प्राधिकारी जो है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से डिटेन करके रखा है, तो उसके लिए उसके जो है अगेंस्ट जो है जो हैबियस कॉर्पस की रिट है उसकी याचिका जो है डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट व्यक्ति है उसके जो है खिलाफ जो है अगर इसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगी, उसके लिए जो है पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है।
चौथा आधार ये दिखा सकते हैं कि जो है बंदी करण का आदेश, यानी जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का जो आदेश दिया गया वह यह दिखा सकते हैं कि वह दुर्भावना से किया गया है, यानी दुर्भावनापूर्ण आशय से जो है किसी व्यक्ति को बंदी करने का जो है आदेश दिया गया है। अर्थात यह दिखा सकते हैं कि जिस कानून के तहत बंदी बनाया गया है वह कानून ही अब जो है निरस्त कर दिया गया है। या यह भी दिखा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तो जो है जो निरोध किए गए व्यक्ति को जो है रिहा करने के लिए हैवियस कॉर्पस की रिट जारी करने का जो है याचिका दायर कर सकते हैं, का दायर जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करने का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 22 के क्लॉज मतलब 2 में जो है यह एक मूल अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। यदि नहीं 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है तो उसकी जो गिरफ्तारी होती वह अवैध हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये जो है कंडीशंस है, और भी आधार हो सकते हैं जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जो है दायर करने के ये जो है प्रमुख जो है अंतर हैं वो यहाँ पे जो है हमने बताया। और भी आधार जो है ले सकते हैं। अब हम इस याचिका के तहत जो है प्रमुख जो है केसेस हम देखेंगे कि जो है इससे संबंधित जो केस हैं, जो इम्पोर्टेंट यानी लीडिंग केसेस हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, उनको हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला केस आता है वो आता है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का मामला है, जो 1976 का मामला है। इस मामले का जो उपनाम है, इसको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला केस या बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला मामला के नाम से भी जाना जाता है। आई इस मामले यानी जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का मामला है, इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह बनता है कि जो है इस निर्णय मतलब इस मामले में जो निर्णय दिया गया था वह कितनी संविधान मतलब कि कितनी जो है जजों की बेंच जो है गठित की गई थी। तो इस मामले में जो है 5 जजों की जो है बेंच गठित की गई थी, यानी 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले में सुनवाई की गई थी, यानी हियरिंग की गई थी। तो इसमें जो चीफ जस्टिस थे यानी सीजेआई जो थे वो जस्टिस पीएन भागवती थे, और जो है जस्टिस पीएन भगवती थे। और जो निर्णय इसमें दिया गया वो निर्णय दिया गया है 4-1 से, यानी 4 जज बहुमत में थे, 1 जज जो है अल्पमत में थे। तो इसमें यह भी जो है पूछा गया है कि अल्पमत में जो है निर्णय किस जज ने दिया था। तो अल्पमत में जो निर्णय दिया था वह जस्टिस खन्ना ने इस मामले में जो है अल्पमत में निर्णय दिया था। अब इस मामले में के जो है कुछ मतलब कि हम फैक्ट देखते हैं जो है इस मामले में मतलब क्या हुआ था। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का जो मामला है, यह मामला 1976 का है। 1976 में यानी 1975 में उस टाइम जो है आपातकाल जो है घोषित किया गया था भारत में, और आपातकाल चल रहा था, यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। और जो है शिवाकांत शुक्ला जो है इनको जो है एडीएम जबलपुर द्वारा जो है अवैध रूप से जो है बंदी बनाया गया था या गिरफ्तार किया गया था। तो इन्होंने जो है जबलपुर यानी हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो है हैवियस कॉर्पस की याचिका 226 के तहत दायर की थी कि जो है उनकी गिरफ्तारी अवैध है और जो है उनको रिहा किया जाए। तो हाई कोर्ट ने जो है शिवाकांत शुक्ला को जो है मतलब छोड़ने का आदेश दे दिया था, यानी मुक्त कर दिया था। तो जो एडीएम जबलपुर है यानी सरकार जो है उच्चतम न्यायालय में अपील करती है, उच्चतम न्यायालय में अपील करती है और यह तर्क देती है कि जो है
आपातकाल लागू होने के कारण जो है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो न्यायालय में जाने का जो अधिकार है उसको जो है निलंबित कर दिया गया है। या जो है अनुच्छेद 359 यानी 359 के तहत जो है फंडामेंटल राइट को जो है राष्ट्रपति ने आदेश द्वारा सस्पेंड कर दिया है। इसलिए जो है शिवाकांत शुक्ला जो यानी शिवाकांत शुक्ला जो है ये न्यायालय में जो है नहीं जा सकते हैं, यानी न्यायालय में इस डिटेंशन को जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया वह दिया कि जो है जो मतलब कि बंदी बनाया गया है यह मतलब कि इसको जो है सही माना। और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि देश में जो है आपातकाल लागू है यानी नेशनल इमरजेंसी लगी है और अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति ने आदेश के द्वारा जो है नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है उनको निलंबित कर दिया है, तो जो है न्यायालय में जाने का जो है अधिकार जो है सस्पेंड हो गया है। और जो है न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वो सस्पेंड हो गया है, तो इसके तहत जो है न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। तो मतलब जो ये पिटिशनर ये मतलब निरोध जिनका किया गया था शिवाकांत शुक्ला को, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई राहत नहीं दी। उसके बाद जो है क्या होता है कि जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का मामला है, इसमें जो है यह माना जाता है कि अब तक के इतिहास में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबसे खराब निर्णय या सबसे गलत निर्णय दिया है। जो निर्णय दिया है कि जो है आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। और इसमें जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस पीएन भगवती थे। उसके बाद जो है संविधान में 44वां संशोधन किया जाता है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 जो है द्वारा जो है अनुच्छेद 359 में जो है संशोधन किया जाता है। और इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि यदि अब जो है देश में आपातकाल लागू रहेगा तो भी जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है निलंबित नहीं किए जाएंगे। यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो मूल अधिकार हैं, इन अधिकारों को जो है अब इनमें दिए गए जो मूल अधिकार हैं, इन अधिकारों को अब जो है आपातकाल के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दो अनुच्छेद हैं जिनको जो है आपातकाल लागू होने के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को जो है यानी अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित यानी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। अगला जो मामला हम देख सकते हैं, अगला मामला है जो है रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य का मामला आता है। रुदल शाह वर्सेस जो बिहार राज्य का मामला है, इससे भी जो है प्रश्न बनता है। इससे प्रश्न यह बनता है कि जो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने जो संवैधानिक प्रतिकर किस मामले में दिलवाया था, तो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य के मामले में जो है संवैधानिक प्रतिकर जो है दिलवाया था। इसमें जो है रुदल शाह जो है बिहार सरकार की जेल में एक कैदी था, जिसको जो है वहाँ की सेशन कोर्ट ने जो है दोष मुक्त कर दिया था, यानी दोष मुक्त कर दिया था यानी रिहाई का जो है ऑर्डर दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है रुदल शाह को 14 वर्ष तक जो है जेल में अवैध तरीके से रहना पड़ा था। तो उच्चतम न्यायालय में जब रुदल शाह ने हैबियस कॉर्पस की याचिका दायर की, तो उच्चतम न्यायालय ने जो है इसको जो है राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी जो है उपेक्षा माना और जो है राज्य से जो है रुदल शाह को कंपनसेशन दिलवाया। और जो कंपनसेशन दिलवाया था वह 35,000 रुपये दिलवाया था।
तो यह मामला भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो मामला देख सकते हैं, तीसरा मामला जो है भीम सिंह का मामला है। भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य का मामला है। इसमें जो भीम सिंह थे वो जो है जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के जो है सदस्य थे, यानी जो है सदस्य थे। और वे जो है विधानसभा में जो के सत्र में जो है भाग लेने के लिए जा रहे थे, और इनको जो है अवैध रूप से वहाँ पहुँचने से पहले ही अवैध रूप से वहाँ की पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद जो है उसके बाद इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है याचिका दायर की। तो इसमें भी जो है इनकी जो निरोध यानी किया गया था, डिटेन किया गया था, इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने अवैध माना, और जो है भीम सिंह को भी जो है कंपनसेशन दिलवाया। तो इस मामले में जो कंपनसेशन दिलवाया वह 50,000 जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन दिलवाया था। इस प्रकार जो है ये जो है इम्पॉर्टेंट मामले हैं जो हैबियस कॉर्पस से संबंधित है, और जो है पूछे जाते हैं। अगला जो है हम देख सकते हैं जो है एक प्रांग न्याय का सिद्धांत है, यानी रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है। तो एक प्रश्न जो है बनता है कि क्या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो है रिट में लागू होता है। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत यानी रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है वह जो है रिट में लागू होता है, लेकिन जो हैबियस कार्पस की रिट है उसमें जो है प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत समझते हैं क्या है। प्रांग न्याय का सिद्धांत यानी रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है ये सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो है उसकी धारा जो है सीपीसी की धारा 11 में जो है प्रांग न्याय का जो है सिद्धांत दिया गया है। प्रांग न्याय का सिद्धांत जो है इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी मामले में न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो उसी तथ्य से संबंधित दोबारा अगर मामला कोई न्यायालय में दायर करता है, यानी कोई वाद दायर किया जाता है, तो उस वाद को जो है न्यायालय जो है दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी दोबारा जो है उसी मामले में जो है वाद दायर नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार अगर निर्णय किसी मामले में न्यायालय ने दे दिया है तो उसी मामले में जो है दोबारा जो है वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है, यानी दोबारा जो है उसी मामले में वाद दायर करने से न्यायालय में रोक लगा दी गई है। इसी को जो है प्रांग न्याय का सिद्धांत या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि प्रांग न्याय का सिद्धांत जो है रिट पे तो लागू होता है, लेकिन जो हैबियस कॉर्पस की रिट है यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है वो उस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है कि क्यों लागू नहीं होता है। तो जो है इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में जो है हैबियस कॉर्पस की रिट में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है, तो जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है, बंदी का जो है प्रत्येक क्षण एक नए वाद हेतु या कॉज ऑफ एक्शन को जन्म देता है। जो व्यक्ति बंदी है उसका एक एक पल जो है नए कॉज ऑफ एक्शन को जो है जन्म देता है। इसलिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में जो है प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। एक मामला जो है आया था जो मामला है वो दरियाव सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रांग न्याय का सिद्धांत जो है रिटों में लागू होता है। अगला जो मामला है गुलाम सरवर वर्सेस भारत संघ का मामला है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो है प्रांग न्याय का जो सिद्धांत है यह हैबियस कॉर्पस में जो है लागू नहीं होता है। बाकी जो अन्य 4 रिटें हैं उन रिटों में जो है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो है लागू होता है। अगला जो है मामला देख सकते हैं कि मतलब कि हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का मामला है। इसमें जो है 1 वर्ष में जो है 7 बार जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जो है याचिका जो है दायर की गई थी, क्योंकि जो प्रांग न्याय का सिद्धांत है वह हैबियस कॉर्पस की रिट में लागू नहीं होता है।
तो इस प्रकार जो है इस रिट को जो है यानी हैबियस कॉर्पस रिट को जो है हमने काफ़ी डिटेल में समझा। और इस रिट को जो है व्यक्तिगत रिट यानी पर्सनल रिट भी जो है कहते हैं। और यह रिट जो है राज्य के विरुद्ध यानी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध और जो है प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगली रिट हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली रिट पढ़ेंगे जो है परमादेश की रिट यानी मैंडमस की रिट। मैंडमस की रिट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे केसेस के साथ। तब तक के लिए जो है